कैपिटल गेन चैप्टर में इस साल एक बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट के नाम पे दो नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं, सेक्शन 9B एंड 45(4). ये वीडियो हम उन्हीं दो सेक्शन पे बना रहे हैं। ये अमेंडमेंट 1/4/21 से एप्लीकेबल है, इसलिए दिसंबर 21 के एग्ज़ाम्स और जून 22 के एग्ज़ाम्स इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है। उसके बाद वाले टर्म्स में भी ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक की तरह चलेगा। टॉपिक को बहुत प्यार से समझने के लिए हम इसको 3 लेयर में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन 45(4) पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 9B पढ़ेंगे और फिर तीसरे टर्म में, मतलब तीसरे चैनल में, तीसरे फेज में हम लोग दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, यानी सेक्शन 9B एंड 45(4). ध्यान रखिएगा, इसका जो क्लाइमैक्स है, यानी इसका जो ब्यूटीनेस है, वो तभी आता है जब दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, सेक्शन 9B एंड 45(4). इसलिए तीसरा फेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या इतनी खासियत है कि इतना लंबा वीडियो इसको पर बनाया जा रहा है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका फेज 3 सुनेंगे। लेकिन सिंस पहले आपको 45(4) बताना ज़रूरी है, 9B समझाना ज़रूरी है, तभी दोनों को मर्ज करके पढ़ाया जा सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में पहले 45(4). जब आप 45(4) सुनेंगे आपको लगेगा बहुत आसान है, जब आप सेक्शन 9B सुनेंगे आपको लगेगा सिंपल है। लेकिन जैसे ही फेज 3 आएगा, कुछ और ही ग्लैमर, कुछ और ही फीचर सामने आएंगे। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 45(4). 45(4) इज एप्लीकेबल जब कोई पार्टनरशिप फर्म या AOP या BOI या LLP में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मतलब या तो कोई पार्टनर एडमिट होता है, या कोई चेंज इन PSR होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो, या फिर कोई पार्टनर रिटायर करता है। ऐसा लॉ में बोला हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए यही समझिए आप कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लॉ तो यही बोल रहा है व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन द स्पेसिफाइड एंटिटी, एंड स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स AOP, BOI, फर्म, LLP। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी में रखें इसको, तो द प्रोविजन इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फाइन। तो जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट के समय पार्टनर को जो भी कैपिटल के लिए पेमेंट होगा, यदि वो पेमेंट उसके कैपिटल बैलेंस से ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, तो द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक बार फिर से बोलिए। तो पहली बात, पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म। किसको कर रहा है? पार्टनर को। कौन सा पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। और पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब सपोज रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 3 लाख और उसको पेमेंट हो रहा है 4 लाख, तो जो एक्सेस पेमेंट हो रहा है 1 लाख, वो कैपिटल गेन माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। अब आपके दिमाग में डाउट आया कि सर गेन तो पार्टनर को हो रहा है, उसको उसकी कैपिटल 3 लाख के बदले में 4 लाख का पेमेंट मिल रहा है, तो कैपिटल गेन तो पार्टनर के हाथ में होना चाहिए ना। सर यही तो इसकी ब्यूटीनेस है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ फेज 3 का वेट करना पड़ेगा। 45(4) अभी जो बोल रहा है एक बार सुन लो और मान लो। 45(4) ये बोल रहा है कि जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर को उसकी कैपिटल से ज़्यादा का पेमेंट होगा, तो जितना ज़्यादा पेमेंट हुआ दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। इसके लिए सेक्शन 45(4) ने एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला है A इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D। A इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D, जहां पे A इज इक्वल टू कैपिटल गेन, B इज इक्वल टू फेयर, B इज इक्वल टू मनी गिवन टू पार्टनर, C इज इक्वल टू
fair market value of capital asset given to partner, and D is equal to capital of the partner. A is equal to capital gain, B is equal to उसको जितना मनी दिया गया, C is equal to किसको मनी दिया गया, पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को जितना मनी दिया गया कैश, और C इज इक्वल टू जितना उसको कैपिटल एसेट दिया गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। भाई एक रिटायरिंग पार्टनर को आप कैसे पेमेंट करेंगे, या तो कैश में या फिर काइंड में। तो यदि आपने कैश दिया है तो B, और काइंड दिया है तो जो आपने उसको कैपिटल एसेट दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज आपने रिटायरिंग पार्टनर को एक बिल्डिंग दे दिया तो बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एंड D विल बी द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। अब ऑब्वियसली ये B प्लस सी माइनस डी, B प्लस सी मतलब आपने जितना दिया और D इज इक्वल टू सी कैपिटल। यदि ये प्लस आया, सरप्लस में आया, आपने ज्यादा पेमेंट किया, देन द रिजल्ट विल बी कैपिटल गेन। इन दिस रिगार्ड एक चीज ध्यान रखिएगा कि इफ द A इज नेगेटिव देन इट इज ट्रीटेड एज निल। आई रिपीट, इफ A इज नेगेटिव देन इट इज ट्रीटेड एज निल, यानी यहां पे सिर्फ कैपिटल गेन कंसिडर होगा, कैपिटल लॉस कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा सर, फेज 1 मैकेनिज्म, फेज 2 मैकेनिज्म, फेज 3 मैकेनिज्म प्लस लॉजिक। तो अभी आपको मैकेनिकली इसको सीखना है, लॉजिक आपको फेज 3 में मालूम पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक पार्टनर रिटायर कर रहा है और रिटायरमेंट के समय फर्म उसको उसकी कैपिटल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है। यदि फर्म ने उसको उसकी कैपिटल के अगेंस्ट में एक्सेस पेमेंट कर दिया, देन द रिजल्ट विल बी कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। इसके लिए फॉर्मूला है, ये लॉ ने दिया है फॉर्मूला, आपको एग्जाम्स में करते समय भी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दो इट इज़ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू कैपिटल गेन निकालना है, B इज इक्वल टू क्या है, मनी जितना आपने उस रिटायरिंग पार्टनर को दिया, C इज इक्वल टू यदि आपने रिटायरिंग पार्टनर को कोई कैपिटल एसेट दिया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और D इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द पार्टनर। इस रिगार्ड में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही काम की बात है, जब आप रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे तो उस कैपिटल में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के कारण और प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण जो भी इंक्रीमेंट होता है दैट विल बी इग्नोर्ड। यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। मैंने यहां पे लिखा है कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकालते समय इग्नोर प्रॉफिट ड्यू टू रिवैल्यूएशन एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिकल है। अब मैं एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा और ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार इलस्ट्रेशन में जाने से पहले एक बार पूरी थ्योरी वापस से देखिए। सेक्शन 45(4) कैपिटल गेन का अमेंडमेंट है। फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये तीन कुछ होता है तो सेक्शन 9 भी एप्लीकेबल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर कुछ होता है तो सेक्शन 9 भी इज एप्लीकेबल। एंड सेक्शन 45 इसमें से डिसोल्यूशन छोड़ दो, बाद बाकी कुछ भी होता है तो सेक्शन 45(4) इज एप्लीकेबल। तो सेक्शन 45(4) इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। Change in constitution of firm includes change in PSR, admission of partner, retirement of partner, but it does not include dissolution. तो dissolution होने पे सेक्शन 45(4) नहीं अप्लाई होगा। डिसोल्यूशन के समय यदि पार्टनर को कोई पेमेंट होता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू 9B ओनली। लेकिन यदि रिटायरमेंट के समय पार्टनर को कुछ पेमेंट होता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ 45(4). और ये एकेडमिकली कोई खास काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। एनी हाउ नीचे उतरे, ड्यू टू सच रिटायरमेंट पेमेंट इज मेड इन फॉर्म ऑफ मनी or in form of capital asset to a retiring partner, and payment made is in excess of retiring partner capital, then such payment
In excess of the retiring partner's capital shall be liable to capital gain in the hands of firm. ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये इसका फॉर्मूला है जैसे आपको एकेडमिकली हैंडल करना है. 45(4) formula: A is equal to B plus C minus D. A is equal to capital gain, B is equal to money given, C is equal to fair market value of capital asset given to partner, and D is equal to capital of the partner. Applicable to, अभी इसका ये प्रॉपर नोट्स है. Applicable to, this is applicable to specified entity. Specified entity means firm, AOP, BOI, LLP. Condition: when there is a constitutional change in the specified entity, and due to such change, payment is made by specified entity to specified person. यहाँ पे specified person मतलब partner, member of firm, AOP, BOI, LLP. Then the treatment: A is equal to B plus C minus D होगा. A मतलब capital gain is equal to B plus C minus D होगा. B क्या है, C क्या है, D क्या है बता चुके हैं. इसमें यहाँ पे बोल दिया जाए कि कैपिटल गेन निगेटिव है तो उसको निल मानिए, और कैपिटल यानी D निकालते समय, कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर निकालते समय प्रॉफिट ड्यू टू रिवैल्यूएशन एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को इग्नोर करिए. आप इस नोट्स का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि ये नोट्स बहुत काम का है. ये फंडा, ये फॉर्मूला और ये प्रॉपर नोट्स ध्यान रखिएगा. अभी हम लोग फेज 1 में है और हम लोग अभी 45(4) कर रहे हैं. जब तक न्यूमेरिकल नहीं होता तब तक थ्योरी हमेशा अटपटी रहती है, टैक्स की इनकम्प्लीट रहती है. Let's do illustration on 45(4). आपको दिया हुआ है ABC पार्टनरशिप फर्म जिसका PSR है, प्रॉफिट से रेशियो है 5:3:2, और इसमें 3 पार्टनर है A, B एंड C. फर्म की बैलेंस शीट कुछ ऐसी है. A की कैपिटल 50 लाख, B की कैपिटल 40 लाख, C की कैपिटल 30 लाख, रिजर्व 50 लाख एंड लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी 100 लाख. टोटल कितना हो गया? 5, 4, 9, 3, 12, 5, 17, 270. फर्म की बिल्डिंग है, फर्म के पास एक बुक वैल्यू है 40 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 90 लाख. फर्म के पास एक मशीनरी है, बुक वैल्यू है 30 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 40 लाख. फर्म के पास कैश है, कैश बोलो बैंक बोलो एक ही बात है, हाँ, 270 यानी 200 लाख. सब में दिया हुआ है टू रिटायरिंग पार्टनर B retires and on his retirement payment is made in cash in cash 50 lakh and building and machinery given to partner. B retires and on his retirement payment is made in cash 50 lakh and machinery also given to partner. Find capital gain under section 45(4). B retires and on his retirement payment is made in form of cash 50 lakh and in form of machinery. कौन सी मशीनरी? ये वाली मशीनरी. ठीक है.
फाइंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(4). तो भाई सिंपल सा है, कैपिटल गेन निकालने के लिए कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(4) इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। सिंपल फॉर्मूला, सीधा यहीं से स्टार्ट करो। वेयर बी इज इक्वल टू कैश गिवन। तो बताओ यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को कितना मनी दिया आपने? तो ऑन बी रिटायरमेंट पेमेंट इज मेड इन कैश 50 लाख। तो भैया 50 लाख का कैश दिया है। सी इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बताओ रिटायरिंग पार्टनर को हमने क्या कोई एसेट दिया? यस, मशीनरी दिया है। इस मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 40 लाख। 40 लाख। ध्यान देने लायक सिर्फ डी है। कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी है? तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल है 40। उसमें रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को आपको जोड़ना नहीं है, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को छोड़ के बोलना है। तो भाई हमने तो अभी रिवैल्यूएशन किया ही नहीं। गुडविल का एडजस्टमेंट किए बिना, तो भैया यहाँ पे गुडविल दिया भी नहीं है, और गुडविल देता भी तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते। सपोज यहाँ पे दे दिया जाता गुडविल नील, फेयर मार्केट वैल्यू 100 लाख, हाँ तो हम लोग कुछ नहीं करते इसका, क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट छोड़ने के पहले की कैपिटल बताओ भैया 40 लाख। तो कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज 40, लेकिन टू बी नोटेड रिजर्व को तो छोड़ने के लिए मना नहीं किया ना। जब पार्टनर रिटायर करेगा तो रिजर्व में जो उसका शेयर है उसको मिलेगा ना। तो रिजर्व में रिटायरिंग पार्टनर का क्या शेयर है? रिजर्व में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 3/10। अरे 5:3:2, बी का शेयर 3/10। तो रिजर्व में उसका कितना शेयर है? तो भैया कैपिटल है उसकी 40 लाख और रिजर्व में उसका शेयर है 15 लाख। 15 लाख कहाँ से है? क्लियर? ये 15 × 3/10, 15 लाख। तो उसका कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है 55 लाख। भाई होता ही क्या है? पार्टनर से कैपिटल बैलेंस होता है, रिजर्व होता है और थोड़ा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, गुडविल होता है। ये 4 चीजें ही होती है। तो भैया आपको इसमें रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करना है, गुडविल को कंसिडर नहीं करना, बात बाकी को कंसिडर करिए। तो भैया कैपिटल ऑफ द पार्टनर हो गई 55 लाख। तो व्हाट इज द कैपिटल गेन? कैपिटल गेन इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो बी बताइए 50 लाख, सी बताइए 40 और डी बताइए 55, यानी 35 लाख का कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म इज इक्वल टू 35 लाख। आई होप ये एलिमेंट्री क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है। इसमें कई सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ आपको। ये मैंने बोला भी नहीं। ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये जानने के लिए आपको फेज 3 में जाना पड़ेगा। तो यू नीड टू वेट फॉर फेज 3। अभी आपको ये मालूम पड़ गया कि 45(4) ऑपरेट कैसे करता है। मैंने जो भी लॉ पढ़ाया मैंने उसको बस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दिया। मैकेनिज्म क्लियर है, लॉजिक पेंडिंग है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं 2-4 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप आराम से कॉपी में लिख लीजिए। इनिशियल लेवल में, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में इस तरह का सम्स एक्सपेक्टेड है। फाइनल लेवल पे इस लेवल का सम्स नहीं आ पाएगा। फाइनल लेवल में मुझे लगता है फेज 3 पूछेगा। फाइनल के लिए मुझे लगता है फेज 3 पूछेगा, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये सब बनता है। ठीक है, रेलिवेंट। खैर, आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट, आपको ये समझना तो पड़ेगा ही। फेज 3 में डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, आपको पहले फेज 1 से 45(4) समझना पड़ेगा,
फेज 2 से 9B समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू फेज 3। आ जाओ फेज 2 में, सेक्शन 9B। सेक्शन 9B क्या बोल रहा है पहले समझो। सेक्शन 9B जो बात बोल रहा है वो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नया नहीं बोल रहा। सेक्शन 9B कौन सी सिचुएशन पे एप्लीकेबल होगा पहले ये देखिए। या तो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, और या फिर फर्म का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। चेंज इन, ये नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR। तो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और उसके लिए फर्म अपने पार्टनर को कुछ पेमेंट कर रही है, और वो पेमेंट जो हो रहा है वो इन काइंड हो रहा है। फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट कर रही है, और वो जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट हो रहा है इन काइंड, यानी या तो कोई स्टॉक दिया जा रहा है और या फिर कोई कैपिटल एसेट दिया जा रहा है। इस सीन में सेक्शन 9B एप्लीकेबल होगा। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 9B? Condition number 1, there is a dissolution of firm or there is a change in constitution of the firm. Number 2, firm is paying to its partner by way of stock or by way of capital asset. Then, asset given by firm to partner, asset given by firm to partner is treated as transfer. तो ये लिटरली ट्रांसफर की डेफिनेशन हो गई, नथिंग एल्स। ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में और पॉइंट ऐड हो गया, नथिंग एल्स, कि डिसोल्यूशन के समय या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के समय फर्म अपने पार्टनर को जो भी पेमेंट करे इन बाय वे ऑफ स्टॉक और बाय वे ऑफ कैपिटल एसेट, दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और स्टॉक के कारण, सिंस फर्म ने अपने पार्टनर को स्टॉक ट्रांसफर किया, तो स्टॉक के कारण जो प्रॉफिट हुई दैट विल बी ट्रीटेड एज PGBP, एंड कैपिटल एसेट के कारण जो प्रॉफिट हुई दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। एंड स्टॉक एंड कैपिटल एसेट जो भी दिया जा रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। भैया ये 9B की थ्योरी फिनिश हो गई। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार आप दोबारा सुनिए, मोटी भाषा में सुनिए। मोटी भाषा मतलब हमारी भाषा, बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की भाषा में यह है कि फर्म अपने पार्टनर को कोई भी एसेट देता है, वो एसेट कैपिटल एसेट भी हो सकती है, वो एसेट स्टॉक भी हो सकता है। तो जो भी स्टॉक या कैपिटल एसेट फर्म अपने पार्टनर को दे रहा है ऑन इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और इन कनेक्शन विद चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। स्टॉक के ट्रांसफर पे ऑब्वियसली PGBP आएगा, और कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे हमेशा कैपिटल गेन आएगा। और कैपिटल गेन या PGBP निकालने के लिए द सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। ठीक है। यदि अभी भी आप थोड़े से कंफर्टेबल कम हो तो आपको पता है टैक्स की थ्योरी जब तक न्यूमेरिकल नहीं सजता ना, तब तक टैक्स की थ्योरी इनकम्प्लीट रहती है।
यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो वीडियो 30 सेकंड पीछे ले जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो थ्योरी आपके पास हो जाएगी। 9B को इलस्ट्रेशन से समझिए कि सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है ABC, 3 पार्टनर है, A 30 लाख कैपिटल, B 40 लाख कैपिटल, C 50 लाख कैपिटल। रिजर्व से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, रिजर्व 90 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 100 लाख। इस तरह से फर्म की लायबिलिटी की टोटल है 4 3 7 5 12 2 10 3 10। इधर फर्म के पास है लैंड 30 लाख, मार्केट वैल्यू है 200 लाख, ज़्यादा हो गया यार, 100 लाख। और इधर है बिल्डिंग 50 लाख, मार्केट वैल्यू है 90 लाख। उधर मशीनरी 100 लाख, मार्केट वैल्यू है 140 लाख। और कुछ है नहीं, खाली बैंक है। चलो स्टॉक भी ले लेते हैं। स्टॉक है 40 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख। और बैंक है 5 3 8 180 220 90। दिया हुआ है कि डिजोल्यूशन ही लेते, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये फर्म डिजॉल्व हो गई, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म A हैज बीन पेड। खाली एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, A हैज बीन पेड, A has been paid 170 lakh as under। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के समय A को 170 लाख मिले वाया लैंड 100 लाख, वाया स्टॉक 50 लाख और वाया बैंक 20 लाख। स्टेट टैक्स इम्पैक्ट। फर्म का डिजोल्यूशन हो गया और डिजोल्यूशन के समय मिस्टर ए को कुछ पेमेंट हुआ 170 लाख का, और जो पेमेंट हुआ वो पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड हुआ। थोड़ा उसको कैपिटल एसेट दिया गया, दैट इज लैंड दिया गया जिसकी मार्केट वैल्यू 100 है, बुक वैल्यू 30 है, और स्टॉक दिया गया जिसकी मार्केट वैल्यू 50 है, बुक वैल्यू 40 है, और बैंक दिया गया। आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, index cost of acquisition of land is 60 लाख। तो भैया हमारा 9B बहुत सिंपल है, 9B बोल रहा है ये सबसे कोई मतलब नहीं। आप बताइए क्या रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन के समय फर्म ने पार्टनर को क्या दिया? भाई ये दिया, इसमें से कैपिटल एसेट और स्टॉक दिया क्या? हमने बोला हाँ, फर्म सॉल्यूशन, फर्म गिवन टू पार्टनर, पार्टनर का नाम है ए, लैंड एंड स्टॉक। कैश दिया लेकिन कैश से मतलब नहीं है, कैपिटल एसेट और स्टॉक बताइए। हाँ, तो लैंड इज अ कैपिटल एसेट, यस, और स्टॉक तो है ही। तो ये दोनों लैंड एंड स्टॉक जो फर्म ने पार्टनर को दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और सिंस ये ट्रांसफर है इसलिए कैपिटल गेन निकलेगा और इसलिए पीजीबीपी निकलेगा। ऑब्वियसली लैंड के लिए कैपिटल गेन निकलेगा और स्टॉक के लिए पीजीबीपी निकलेगा। सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। बस इतनी सी तो बात है यार। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 लैंड की, और यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 50। सिंस लैंड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये लॉन्ग टर्म है, और लैंड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है 60, इसका तो आपको बुक वैल्यू दिया हुई है
भाई पीजीबीपी कैसे निकालते हैं, कितने का माल कितने में बिका, तो 40 का माल 50 में बिका, तो this 40 lakh will be treated as long term capital gain and this 10 lakh will be treated as PGBP in the hands of firm. LTCG 40 lakh and PGBP 10 lakh taxable in hands of firm. तो बच्चों देखो 9B इतना आसान है, 9B बस इतना सही है, अपने आप में 9B बहुत आसान। जब हम लोग फेज 3 में जाएंगे तो 9B और 45-4 एक साथ फेस करेंगे, तब रियल मजा आएगा। आई होप यहां तक क्लियर, ठीक है। आई रिपीट कि आप एक बार 45-4 दोबारा देख लो, एक बार 9B दोबारा देख लो, तब आप फेज 3 में आइए, ताकि आपको कोई भी तरह की क्लमजीनेस फेस ना करना पड़े, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लो भाई आ गया फेज 3 जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसमें 45-4 और सेक्शन 9B एक साथ ट्रीट होगा। दिस इज द इलस्ट्रेशन जिसमें हम लोग 45-4 एंड 9B एक साथ ट्रीट करेंगे। अब कोई थ्योरी तो सुननी है नहीं, क्योंकि 45-4 आपको पता है, 9B आपको पता है, बस अब ये दो एक साथ आएंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों एक साथ आ गए हैं। आओ एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। इसमें ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की कैपिटल है 10 लाख, सी की कैपिटल 10 लाख और अदर लायबिलिटी 90 लाख। लैंड है इस फर्म के पास 3 तरह की, STU, ये 3 तरह की लैंड है। तीनों की बुक वैल्यू है 10-10 लाख और मार्केट वैल्यू है 70 लाख, 70 लाख एंड 50 लाख। बैंक 90 लाख। प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी द सम, पहले आप आराम से समझो फिर स्क्रीनशॉट लेना। प्रॉफिट से रेशियो है फर्म का इक्वल, यानी तीनों पार्टनर का 1/3 1/3 1/3। फर्म में ए रिटायर कर रहा है, रिटायर कर रहा है मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 45-4 लगेगा और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 9B भी लगेगा। तो जब भी रिटायरमेंट का समय आएगा तो दोनों एक साथ लगेंगे और जब भी डिसोल्यूशन का समय आएगा तो सिर्फ 9B लगेगा। आई रिपीट, जब डिसोल्यूशन का समय आएगा तो सिर्फ 9B लगेगा और जब रिटायरमेंट का या चेंज इन PSR का समय आएगा तो 9B भी लगेगा और 45-4 भी लगेगा। फाइनली A retires and firm pays to A in form of cash 11 लाख, in form of land, लैंड कौन सा वाला, U, ये U है, हाँ, लैंड U 50 लाख, इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है। तो A रिटायर्स एंड फर्म पेज टू A 61 लाख और 61 लाख कैसे दिया, इन फॉर्म ऑफ कैश 11 लाख एंड इन फॉर्म ऑफ लैंड 50 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड U इज 15 लाख, ये सब में दिया हुआ है। Assuming tax rate on LTCG is 20%। और एक बार सिंप्लिसिटी के लिए आप सरचार्ज एंड सेस इग्नोर करिए। सरचार्ज सेस कंसिडर करने से क्या डेटा फ्रैक्शंस माना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये सब कैसे हैंडल होगा। मैंने ये बता दिया कि डिसोल्यूशन का समय आएगा तो सिर्फ 9B लगेगा और रिटायरमेंट का समय आएगा तो 45-4 एंड 9B दोनों लगेगा। तो क्वेश्चन आता है जब दोनों लगेगा तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट हमेशा आप सेक्शन 9B से करिए।
सेक्शन 9B, आपको याद है सेक्शन 9B क्या बोल रहा है कि फर्म जब अपनी पार्टनर को कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड देता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो यहाँ पे फर्म अपने पार्टनर को एक कैपिटल एसेट दे रहा है, इसलिए दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर एंड सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ फर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ, ऐसा क्या बेच दिया जो आप कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड। ध्यान रखिएगा, इस सम से आपको 9B और 45(4) की लॉजिक भी समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हमने 9B से स्टार्ट किया क्योंकि ये ट्रांसफर है और लैंड के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज होता है। सेल कंसिडरेशन हम लोग क्या मानेंगे, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड दैट इज 50 लाख, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड सम में दिया हुआ है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इज 15 लाख। तो ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35 लाख, और फर्म को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 20%। तो 35 के ऊपर 20%, फर्म को इसके ऊपर 7 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। 9B ओवर, 9B ओवर, ये फर्म को इसके ऊपर 7 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अब आ रहा है 45(4), सेक्शन 45(4), A इक्वल टू B प्लस C माइनस D वाला, ये 45(4) है, इसमें 4 लेटर होते हैं, देख लो, A इक्वल टू B प्लस C माइनस D। तो ऐसे भी आपको 45(4) याद आ जाएगा कि वो फॉर्मूला वाला सेक्शन जिसमें A इक्वल टू B प्लस C माइनस D 4 लेटर यूज हो रहे थे, वो 4 लेटर वाला 45(4) है। ओके, तो A इक्वल टू कैपिटल गेन, B इक्वल टू मनी गिवन 11 लाख, C इक्वल टू कैपिटल एसेट गिवन उसकी मार्केट वैल्यू, तो कैपिटल एसेट गिवन की मार्केट वैल्यू है 50 लाख, और D इक्वल टू कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कौन रिटायर किया, कैपिटल ऑफ ए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सम मैंने लिया ना, ये मेरा अपना बनाया हुआ सम नहीं है। ये जो सम मैंने लिया, ये IT डिपार्टमेंट ने इन दिनों में एक सर्कुलर इशू किया है, उस सर्कुलर में उन्होंने ये सम डाला है। बस उनके सम का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्लमजी है, मैंने उसको सिंप्लीफाइड टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे बना दिया। इसका मतलब ये जो सम है ना, ये स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन है। स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन मतलब समझ लीजिए कि वो एज गुड एज लॉ है, और ये भी समझ लीजिए कि जब भी कोई स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन आता है ना, तो मार्केट की सारी किताबों में वो छपता है, सभी छापना पसंद करते हैं, और वो स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन एकेडमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर सम विथ डेटा स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है हूबहू विथ डेटा छप जाए, ठीक है, ऐसी उम्मीदें मत करिए, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए आप इस सम को बहुत ही शिद्दत के साथ सीखिए। आइए, लॉ ने सर्कुलर के माध्यम से क्लियर किया कि जब आप रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं तो लिटरली आपको 2 चीजें कंसिडर नहीं करनी है, एक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड दूसरा शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन ये आया, जिसके कारण ये सर्कुलर डालना पड़ा, क्वेश्चन ये आया कि ये 10 लाख का 70 लाख है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होती है 60 लाख, ये 10 लाख का 50 लाख है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होती है 40 लाख। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें इस कैपिटल अकाउंट में कंसिडर नहीं करनी है। ये 10 का 70 हुआ, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, मुझे इसे कंसिडर नहीं करना। ये 10 का 70 हुआ, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, मुझे इसको कंसिडर नहीं करना। परंतु ये जो 10 का 50 हुआ, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है,
ये तो एसेट एक्चुअली ट्रांसफर हो चुकी है। अरे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में क्या अंतर है? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एज द नेम इंप्लाइज, आपने एसेट को रीवैल्यू किया है, आपको रियल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, यू जस्ट रीवैल्यूड इट। लेकिन लैंड यू को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज एज पर सेक्शन 9B फर्म अपने पार्टनर को कोई एसेट देता है तो दैट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ये तो कोई रीवैल्यू नहीं हुआ ना, ये तो ट्रांसफर हो गया। तो क्या ये वाली प्रॉफिट कंसिडर करनी है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते समय? तो लॉ ने बोला यस, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है, ये तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है। इसलिए जब कैपिटल ऑफ ए निकालेंगे तो उसकी कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख, कैपिटल बैलेंस है 10 लाख, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यू, ये तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यू। बात क्लियर? अब तुम्हारा क्वेश्चन देखो, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना। वैसे तो लैंड को बेचने पे कैपिटल गेन 35 आया है, लेकिन ध्यान रखना ये टैक्स वाली प्रॉफिट है। अकाउंट्स में कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, सिर्फ टैक्स में इंडेक्सेशन होता है। अकाउंट्स में तो ये हुआ कि 10 की लैंड 50 में बिकी। आई रिपीट, टैक्स में इंडेक्सेशन होता है, अकाउंट्स में कभी तुमने इंडेक्सेशन किया है क्या? नहीं। तो अकाउंट्स में तो यही हुआ ना कि 10 की लैंड 50 में बिकी, तो कैपिटल अकाउंट में तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जाती है ना। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितनी हुई? सेल वैल्यू 50 और लैंड का कॉस्ट 10, और उसको बेचने पे टैक्स लग गया 7, ये भी तो मेरा खर्चा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन सेल ऑफ लैंड इज 33 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन सेल ऑफ लैंड इज 33 लाख। और इस 33 लाख में, ये 33 लाख कैसा है? क्लियर ना बाबू? वापस से देख लो, गड़बड़ मत करना। 50 लाख इसकी सेल वैल्यू, 10 लाख उसका कॉस्ट यानी बुक वैल्यू, डिफरेंस इज 40 इज द प्रॉफिट, और 40 में आपको 7 लाख का टैक्स देना पड़ा। टैक्स तो यही जो टैक्स तो 7 ही देना पड़ा। तो 40 - 7 33 लाख की प्रॉफिट है। 33 लाख की प्रॉफिट में से मिस्टर ए का शेयर है 1/3। ये तो कैपिटल बैलेंस ऑफ ए, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यू में जो ए का शेयर है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ऑफ यू है 33 लाख, उसमें ए का शेयर है 1/3, यानी कैपिटल बैलेंस ऑफ ए इज 21 lakh, which is known as D. D is equal to 21 lakh. दोबारा देख लो ना यार, किसको है बड़ी आराम से देखो, थोड़ा है ही आश्चर्यजनक। आप निकाल रहे हो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, जिसको बोलते हैं डी। डी मतलब रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल निकालते समय जो उसका कैपिटल बैलेंस है वो कंसिडर करिए, रिजर्व है तो ऐड कर दीजिए। तो हमने लिया रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, रिजर्व कुछ है नहीं, तो ए आ गया 10 लाख। लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कंसिडर मत करिएगा, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कारण जो चेंज आ रहा हो, कोई भी सेल्फ जनरेटेड एसेट में जो प्रॉफिट आ रही हो वो कंसिडर मत करिएगा। तो हमने बोला ठीक है, हम ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे। परंतु ये तो कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं लैंड यू को रिवैल्यू तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी लैंड यू सेक्शन 9B के तहत ट्रांसफर हो चुकी है, और सिंस वो ट्रांसफर हो गई है तो उसमें जो प्रॉफिट आई वो तो प्रॉफिट अर्नड है, नॉट रिवैल्यूड। इसलिए प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर्ड एसेट शैल बी कंसिडर्ड। तो प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर्ड एसेट कितना आया भाई? 50 इसकी मार्केट वैल्यू और 10 इसकी बुक वैल्यू, 40 की प्रॉफिट आई। और इस 40 की प्रॉफिट में जो आपको टैक्स देना पड़ा वो भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो भैया इसमें हमें टैक्स देना पड़ा, अभी अभी हमने 9B निकाला था, 9B में हमें मालूम पड़ा टैक्स देना पड़ा 7, तो 7 माइनस कर दीजिए, 33 की प्रॉफिट आई। 33 की प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यू। अब इस 33 में ए का शेयर कितना है, तो ऑल पार्टनर आर हैविंग इक्वल प्रॉफिट शेयर, तो ए का शेयर है 1/3, तो 33 का 1/3 11 लाख यहाँ पे आ गया और 21 लाख प्रॉफिट हो गई, कैपिटल बैलेंस हो गया। और एज पर सेक्शन 45(4) the profit is 61 minus 21, 40 lakh is capital gain. Hence, capital gain under section 45(4) is 40 lakh. मजा आया क्या बच्चों? मजा आया क्या बच्चों? अभी ये धमाका, अभी ये क्लाइमेक्स शुरू हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आई सजेस्ट एक बार यहाँ तक कॉपी मार लो, मैं 2 मिनट तक खड़ा हूँ। कॉपी मारने से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये क्वेश्चन और ये आंसर्स अभी तक का कॉपी कर लीजिए। अभी आपने 9B और 45(4) को मर्ज करके सिंप्लीफाइड वर्जन अभी आपने इसका पढ़ा है। अभी इसमें कुछ और अनूठी बातें हैं, प्लीज इसको आप कॉपी करिए। वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप कॉपी करिए। आई होप आपका कॉपी करना हो गया। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 40 लाख की प्रॉफिट हुई, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है ना? ये जो 40 लाख की प्रॉफिट आई, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? पहला क्वेश्चन जिसको अभी अपने को आंसर करना है। दूसरा कि कैपिटल अकाउंट से हमने ज्यादा पेमेंट किया तो ये तो पार्टनर की प्रॉफिट हुई ना, फर्म के हाथ में क्यों टैक्सेबल हो रही है, ये सीखना बाकी है। तो देखो 2 बातें सीखना बाकी है। एक, ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, और दूसरा ये तो प्रॉफिट पार्टनर को ही, उसकी 21 लाख के बदले में उसको 61 लाख मिला, तो ये तो प्रॉफिट पार्टनर को ही, फर्म उस पर टैक्स क्यों दे रहा है? 2 बातें सीखनी बाकी है। और तीसरा, कहीं ना कहीं आपको डबल टैक्सेशन नजर आ रहा होगा, क्योंकि लिटरली ये 10 लाख की लैंड 50 लाख में गई, तो उस पर आपने यहां पे भी प्रॉफिट पे टैक्स ले लिया। हाँ, और उसके बाद इस में भी तो मेजर यही है, ये जो प्रॉफिट 40 आ रही है उसमें मेजर रीजन तो यही है। तो यहां पे भी तो वो मतलब एक ट्रांसफर ऑफ लैंड हुआ, लिटरली सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ लैंड हुआ, 40 लाख की प्रॉफिट नजर आ रही है, और आप यहाँ पे 35 लाख पे भी टैक्स ले रहे हो और यहाँ पे 40 लाख पे भी टैक्स ले रहे हो। कितना टैक्स ले रहे हो? सेल करके हमारे घर में 50 लाख आया नहीं और आप 75 लाख की इनकम बना दे रहे हो। साउंड्स अब्सर्ड, डबल टैक्सेशन नजर आ रहा है। तो आओ इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब पढ़े। एक है सेक्शन 48 और एक है रूल 8AA। सेक्शन 48 ये बोल रहा है कि ये जो 45(4) में आपको प्रॉफिट नजर आ रही ना 40, ये 40 क्या चीज की प्रॉफिट है, क्या बेचा? तो लॉ ये बोल रहा है, सेक्शन 48 बोल रहा है कि ये प्रॉफिट सेल ऑफ यू की नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ यू की प्रॉफिट तो ये 35 जिस पे हम टैक्स ले चुके हैं। सेल ऑफ यू पे जो प्रॉफिट है ना, वो है सेक्शन 9B में जो कंप्यूट किया और उस पे हम टैक्स ले चुके हैं। तो ये 40 लाख की प्रॉफिट क्या है, इसका क्लैरिफिकेशन रूल, उसका क्लैरिफिकेशन सेक्शन 48 में है। और सेक्शन 48 बोल रहा है कि ये जो अभी आपने 45(4) में प्रॉफिट निकाला, कैपिटल गेन निकाला, दैट इज वर्चुअली जो एसेट फर्म के पास अब रह गई उसकी ये प्रॉफिट है। मतलब जो लैंड एस और लैंड टी फर्म के पास रह गई, ये उसका प्रॉफिट है। अरे वो तो बेचा ही नहीं,
वो बेचा नहीं तो क्या हुआ, ए तो निकल गया और ए को उसका शेयर ऑफ गेन मिल गया, ए को उसका शेयर ऑफ गेन मिल गया। तो भैया ए की कैपिटल तो 21 ही थी ना, ए की कैपिटल तो 21 ही थी, उसको 61 क्यों मिला? ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के कारण ही मिला होता या कुछ गुडविल के कारण ही मिला होता। तो ये जो 40 लाख की प्रॉफिट है ये डिनोट कर रहा है कि दिस इज द प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिवैल्यूएशन एंड दैट गुडविल। सर सब में गुडविल का है? हाँ, तो इस सब में गुडविल है नहीं, वो तो गुडविल का सब और कराएंगे, ठीक है, वेट करो, बाद में सोचेंगे। तो ये 40 लाख की प्रॉफिट है, सेक्शन 48 बता रहा है कि दिस प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 45(4) इज ऑन अकाउंट ऑफ एसेट रिमेन्ड विथ एबीसी फॉर्म। तो ये जो दो एसेट रह गई उसके कारण ये प्रॉफिट आया। रूल 8AA इसको और सपोर्ट कर रहा है, इसी बात को रूल 8AA सपोर्ट कर रहा है। रूल 8AA बोल रहा है कि जो एसेट फर्म के पास रह गई वो एसेट बताओ लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो भैया ये लैंड है, एज्यूम लैंड S&T सब में दिया वहां, लैंड S&T held for more than 24 months, held for more than 24 months, सब में दिया हुआ है। तो सिंस लैंड S&T दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और ये 40 लाख की प्रॉफिट लैंड S&T के अकाउंट में आ रहा है, देयरफॉर 40 लाख इज लॉन्ग टर्म कैपिटल के। सर एक मिनट, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, वेट। पहली बात आपको ये क्लियर करो, सेक्शन 48 क्या बोल रहा है? सेक्शन 48 बोल रहा है कि 45(4) की जो प्रॉफिट है दैट इज बिकॉज ऑफ द एसेट हेल्ड विथ पार्टनरशिप फर्म। तो अभी फर्म के पास कौन कौन सी एसेट्स है? बैंक पे तो प्रॉफिट होती नहीं है, ये दो एसेट है, ये तो ट्रांसफर हो गई, ये तो ट्रांसफर हो गई, ये दोनों अभी भी है, बैंक पे प्रॉफिट होती नहीं। तो ये जो 40 लाख की प्रॉफिट है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ S&T, और सिंस S&T दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, S&T दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। सपोज S 24 महीने से ज्यादा होता, T 24 महीने से कम होता, तो आप क्या करते? यही तो पूछना चाह रहे हो, बता रहा हूं। अब ये 40 लाख की जो प्रॉफिट है ना, आगे की बात सुनो, 40 लाख की जो प्रॉफिट है ना, वो ऑन अकाउंट ऑफ लैंड S कितना, ऑन अकाउंट ऑफ लैंड T कितना, ये भी निकालना पड़ेगा। देखो लैंड S में 60 लाख की प्रॉफिट नजर आ रही है, 10 लाख की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू 70 लाख, 60 लाख की प्रॉफिट नजर आ रही है। लैंड T में 10 लाख की बुक वैल्यू, 70 लाख की मार्केट वैल्यू, 60 लाख की प्रॉफिट नजर आ रही है। यानी लैंड S और लैंड T में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 60 और 60 है, लैंड S और लैंड T में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 60-60 है। तो ये 60-60 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या ऐसे बोलूं, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(4) is on account of land S and land T held with partnership firm। ये पहला सेंटेंस, आई होप ये क्लियर। दूसरा सेंटेंस, सिंस लैंड S and land T are having revaluation profit, are having revaluation profit कितना? 60 lakh each। therefore capital gain of 40 lakh shall be apportioned in 60:60 ratio। therefore profit on account of land on land S
इज 20 लाख। अरे भैया 40 लाख को 60:60 रेशो में बांटेंगे। 60:60 मतलब 1:1। अरे 60:60 मतलब 1:1। अरे 60 और 60 मतलब इक्वल रेशो में बांट दीजिए। इक्वल रेशो मतलब 1:1। तो 40 लाख की जो प्रॉफिट है वो 1:1 रेशो में बटेगा। 40 लाख की प्रॉफिट 1:1 रेशो में बटेगा, तो प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लैंड एस इज 20 लाख एंड प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लैंड टी इज 20 लाख। तो लैंड एस के अकाउंट में भी 20 लाख की प्रॉफिट और लैंड टी के अकाउंट में भी 20 लाख की प्रॉफिट। और सिंस लैंड एस और लैंड टी दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए ये 20 लाख भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 20 लाख भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी दोनों मिला के 40 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब वो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि सपोज लैंड एस लॉन्ग टर्म होता और लैंड टी शॉर्ट टर्म होता, तो हम ये बोलते इस 40 लाख में से 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 20 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। क्या सर एक ही गेन को दो में बना दिया? यस। तो सर सपोज यहाँ पे 5 एसेट होती तो यस ये 40 लाख पे 5 रेशियो में डिवाइड होता। बात क्लियर? बात क्लियर? मैं अब तो आपको शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये प्रोविजन इतना क्लमजी इंसर्ट हुआ है कि इसको ऊपर एक ऑलरेडी ये सम स्टैंडर्ड का सम है, और इस पर भी मेरे स्टैंडर्ड से सम बनाया जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो अभी लॉ को क्लियर करना बाकी है। इसलिए मेरा स्टैंडर्ड अभी पेंडिंग है। आई होप वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में लॉ और क्लैरिफिकेशन लेके आएगा, देन विल टॉक अबाउट माई स्टैंडर्ड। अभी अपने वो उस स्टैंडर्ड की बात करें जितना आपके इंस्टीट्यूट ने, जितना आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है। और आपके एग्जाम में ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के सम्स पूछे ही नहीं जा सकते। क्लियर? तो बस आप ये सम ध्यान रख लीजिए। हाँ ऑब्वियसली मैं फाइनल वालों की बात कर रहा हूँ। 40 लाख का जो फाइनल वालों के लेवल पे भी इससे ऊपर का नहीं पूछेगा। क्लियर? हाँ ठीक है, ओके। तो 40 लाख का जो एक कैपिटल गेन आया, सिंस ये दोनों ही एसेट लॉन्ग टर्म है, इसलिए पूरा 40 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और 20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ एस माना दिया, 20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ टी माना दिया। अब आ रही है मेन बात, ध्यान दो। फ्यूचर में यदि आप एस को बेचते हो, फ्यूचर में कभी भी, साल भर बाद, 2 साल भर बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, जब भी आप एस को बेचेंगे या टी को बेचेंगे, तो उस समय सेल कंसिडरेशन निकालते समय जो भी सेल कंसिडरेशन आया, सपोज आपने आज से 3 साल बाद लैंड एस को 80 लाख में बेच दिया। आज से 3 साल बाद आपने लैंड एस को 80 लाख में बेच दिया, तो 80 लाख सेल कंसिडरेशन में से, सिंस ये 20 लाख की प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है ऑन अकाउंट ऑफ एस, ऑन अकाउंट ऑफ एस 20 लाख की प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स हुई ना। अरे ये 40 लाख की प्रॉफिट क्या है? एस एंड टी की प्रॉफिट, एस एंड टी की प्रॉफिट। तो 20 लाख एस की प्रॉफिट है, 20 लाख एस की प्रॉफिट और 20 लाख टी की प्रॉफिट है। तो फ्यूचर में जब भी आप एस को बेचेंगे, उसके सेल कंसिडरेशन में से ये प्रॉफिट माइनस करने का प्रोविजन इंसर्ट हुआ है सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 बोल रहा है कि 45(4) में जो भी प्रॉफिट है, दोबारा सुन लो, और ये नर्सल है, ये कंक्लूजन है, थ्योरी है, कि 45(4) में जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है ऑन अकाउंट ऑफ एसेट हेल्ड विद द फर्म। और जो भी एसेट हेल्ड विद द फर्म है, मतलब एसेट जो फर्म के साथ रह गई है, उनका जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, उस रेशियो में हम लोग उस कैपिटल गेन को अपॉर्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वो एक एक एसेट की कैपिटल गेन मान ली जाएगी जो कि अर्न्ड हो गई है, जबकि कैपिटल एसेट बिका नहीं है। अभी तक तो कैपिटल एसेट बेचा नहीं ना एस को, लेकिन एस के रिवैल्यूएशन, एस में ये जो 40 लाख की प्रॉफिट है उसमें से 20 लाख की प्रॉफिट एस के अकाउंट में बुक हो गई है, टैक्स भी हो गई है। तो फ्यूचर में जब आप एस को बेचेंगे तो उसके सेल कंसिडरेशन में से ये 20 लाख रुपए आपको माइनस करना है। फ्यूचर में जब भी आप उन एसेट्स को बेचेंगे, रिमेनिंग एसेट्स को बेचेंगे, तो 45(4) में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, 45(4) में जो
कैपिटल गेन आपने टैक्स किया है, वो 45(4) का कैपिटल गेन उसकी सेल कंसिडरेशन से माइनस होगा। यानी फ्यूचर में यदि आप टी को बेचते हैं 90 लाख में या 100 लाख में या 200 लाख में, तो उस 200 लाख के सेल कंसिडरेशन में से टी का जो ये शेयर है 20 लाख, ये सेल कंसिडरेशन से माइनस होगा। बात क्लियर? तो एक बार आप इसको वापस से सुन लीजिए नट सेल कंक्लूजन के फॉर्म में। यदि कंबाइंड सम आता है तो मतलब सम आएगा रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी, रिटायरमेंट ऑफ मेंबर फ्रॉम एओपी बीओआई, इस फॉर्मेट में आएगा। जब रिटायरमेंट आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन पे 9B भी लगेगा, 45(4) भी लगेगा। कैलकुलेशन आप सबसे पहले 9B का करेंगे। 9B इतना सा बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर को जो भी कैपिटल एसेट या जो भी स्टॉक देते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और स्टॉक के ट्रांसफर पे पीजीबीपी और कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा। इन दोनों ट्रांसफर पे सेल कंसिडरेशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। स्टैम्प ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, रिपीट, स्टैम्प ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन। तो इस केस में आपने मिस्टर पार्टनर को, मिस्टर ए रिटायरिंग पार्टनर को लैंड यू दे दिया था, तो लैंड यू की फेयर मार्केट वैल्यू इज द सेल कंसिडरेशन, और जो भी उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, कैपिटल गेन आ गया। 9B एकदम सिंपल। अब उसके बाद आप निकालेंगे 45(4). 45(4) में जाते सबसे पहले फॉर्मूला टिक देना, A इक्वल टू B प्लस C माइनस D, A इक्वल टू कैपिटल गेन, B इक्वल टू जितना कैश दिया, मनी दिया, बैंक दिया, C इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, ये लैंड यू दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख, सिंपल। कैपिटल निकालते समय ध्यान रखिएगा D इक्वल टू कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर निकालते समय उसकी ओपनिंग कैपिटल लीजिए 10, रिजर्व में जो उसका शेयर है वो लीजिए, पीएल में जो उसका शेयर है वो लीजिए, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कंसिडर मत करिए, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की प्रॉफिट को कंसिडर मत करिए, खत्म। लेकिन जो एसेट 9B में ट्रांसफर हुई थी उसकी जो प्रॉफिट आई है वो कंसिडर करिए। तो 9B में हमने एसेट ट्रांसफर की थी लैंड यू, और लैंड यू की वैल्यू थी 50 लाख, कॉस्ट था 10 लाख अकाउंट्स में कॉस्ट था 10 लाख और टैक्स दिया गया 7 लाख। 33 लाख की प्रॉफिट आई, 1/3 इसकी ए का शेयर है, ए का शेयर इसमें ऐड कर दिया तो ए की कैपिटल आ गई 21 लाख। 21 लाख यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो टोटल कैपिटल गेन आ गया 40 लाख। आपने 9B भी निकाल दिया, आपने 45(4) भी निकाल दिया। अब बात आगे, ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो उसके लिए रूल 8AA बोल रहा है कि जो जो एसेट फर्म के पास रह गई उन एसेट का नेचर डिसाइड करेगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। यदि फर्म के पास जो 2 एसेट रह गई, यदि दोनों लॉन्ग टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। फर्म के पास जो 2 एसेट रह गई, यदि दोनों शॉर्ट टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और फर्म के पास जो एसेट्स रह गई उसमें से कुछ लॉन्ग टर्म है कुछ शॉर्ट टर्म है, तो जो जो एसेट फर्म की रह गई उसके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के रेशियो में ये कैपिटल गेन अपॉर्शन करिए। हमारे इस गिवन केस में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 60:60 था, यानी रेशियो इक्वल था, तो 40 लाख को हमने इक्वली बांटा, तो 20 लाख प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लैंड एस एंड 20 लाख प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ लैंड टी। और लैंड एस की प्रॉफिट 20 लाख और लैंड टी की प्रॉफिट 20 लाख हमने अभी टैक्स कर दी है। अब सेक्शन 48 बोल रहा है कि जब भी ये लैंड फ्यूचर में सेल होगी तो ध्यान रखिएगा इसके अकाउंट में 20 लाख रुपया आप ऑलरेडी टैक्स कर चुके हो, इसलिए जब भी लैंड फ्यूचर में सेल होगी, लैंड एस और लैंड टी, तो उसका सेल कंसिडरेशन निकालते समय सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा और माइनस ये वाली 45(4) की प्रॉफिट 20 लाख रुपया आप माइनस कर देंगे। 45(4) की प्रॉफिट में जो एस का शेयर है, जो टी का शेयर है, उतनी प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे सेल कंसिडरेशन में। आई होप क्लमजी था, लेकिन ये इलस्ट्रेशन आपको एकदम क्लियर है। वो आपको वापस से चाहिए, मैं बता देता हूँ ना। सपोज 6 महीने बाद आपने लैंड एस को बेच दिया, 70 लाख में बेच दिया, तो सेल ऑफ लैंड एस इन ओपन मार्केट, आपने उसे ओपन मार्केट में बेच दिया 70 लाख में।
सेल कंसिडरेशन 70 लाख। तो सबसे पहले आप 45(4) की प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, 20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ एस, सेल ऑफ लैंड एस। अब ये 50 लाख। अब लैंड एस का आईसीओए निकालिए। सपोज लैंड एस का भी आईसीओए 15 लाख की है, सपोज आईसीओए 15 लाख, ठीक है। तो 35 लाख कैपिटल गेन लगेगा, जो कि नॉर्मली कितना लगता, 70 माइनस 15 55 लगता, लेकिन 35 लगेगा क्योंकि 20 पहले से टैक्स हो चुका है। आई होप इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से चीज़ें और क्लियर हो गई। इस पूरे पिक को, ब्लू वाले को छोड़ दीजिए, ब्लू वाला इग्नोर मारिए, बाद बाकी पूरे ब्लैक वाले को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला सम आराम से आप हैंडल कर लो, आपका 45(4) और 9B का काम खत्म, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो मेरे को कांटेक्ट करो, मेरा नंबर तो आपके पास हो गई। कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से इसमें फ़ोन करो। 45(4) एंड 9B अभी बहुत इसमें रिफॉर्म आना बाकी है, बहुत अभी इसमें क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क मैं आपके सामने पुट ऑन ही नहीं कर रहा हूँ कि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन मार्क है, मैं उन सबको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं भी वो कुछ बातें नहीं बता रहा हूँ कि इस लॉ में कितने फ्लॉज है, फुल ऑफ फ्लॉज है अभी ये, ठीक है, रहने दो। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।